Yes, students, let's start our discussion with adaptations today. ठीक है, देखिए अडेप्टेशन क्या है, यानी ये हमारा ऐसा बिहेवियर है यानी जो भी हमारा बिहेवियर है अडेप्ट करना, खुद को अपने एनवायरनमेंट के अनुकूल ढाल लेना। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाना, अपने आप को चेंज कर लेना, अडेप्ट कर लेना। और जो हमारी नेचर है उसका रूल है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ठीक है, हमारी नेचर कहती है जो अडेप्ट कर लेगा केवल वही सरवाइव करेगा। ठीक है, और वही नेचर के साथ आगे जाएगा, अदरवाइज उसका नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन। तो हम प्रैक्टिकली भी किसी भी फील्ड में अगर हम खुद को एनालाइज करना चाहें तो हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एनालाइज करते हैं कि जैसे हमें कोई भी एनवायरनमेंट मिला, चाहे वो हार्श एनवायरनमेंट है, सॉफ्ट एनवायरनमेंट है, तो हमने उसको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग कैसे सेट किया, कैसे खुद को चेंज कर लिया। तो ये डिपेंड करता है हमारी अडेप्टेशन वाली कैपेबिलिटी पे। ठीक है, अगर हमने अपने आप को चेंज कर लिया तो हम सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, अगर हम अपने आप को चेंज नहीं कर पाए तो नेचर हमारा नेचुरल सिलेक्शन कर देगी और हमें पीछे छोड़ देगी, केवल अपने साथ आगे उन्हें ही लेकर जाएगी जो उसके अकॉर्डिंगली खुद को सरवाइव करवा पा रहे हैं। जैसे कि हमारे सामने बहुत अच्छा एग्जांपल डायनासोर्स है कि डायनासोर चेंजिंग एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर को, फूडिंग हैबिटेट्स उन्हें नहीं मिल रही थी, वो अपने आप को चेंज नहीं करवा पाए, अडेप्ट नहीं करवा पाए और उनका नेचुरल सिलेक्शन हो गया एंड दे गेट एक्सटिंक्ट फ्रॉम दिस अर्थ। तो ये है अडेप्टेशन, यानी खुद को ढाल लेना, खुद को चेंज कर लेना, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना, ये पूरा हमारा अडेप्टेशन कहलाता है। ठीक है, तो एनी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट of the organism that enable it to survive and reproduce in its habitat is called adaptation. So over a long period of time, many adaptations have evolved, so and are incorporated in the gene. ठीक है, thus become heritable। यानी हमने एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में देखा तो बहुत सारी अडेप्टेशंस इवॉल्व हो गई और जीन में इनकॉर्पोरेट हो गई, और हमने उनको क्या कहा कि वो हेरिटेबल हैं, जिनको वन जनरेशन से नेक्स्ट में हम ट्रांसफर करा सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ एनिमल्स से रिलेटेड अडेप्टेशंस बताऊंगी, देखेंगे आप। सबसे पहला है अडेप्टेशन इन कंगारू रैट। ठीक है, डाइपोडाइमस मैरियामी जो हमारा कंगारू रैट होता है उसका हम अडेप्टेशन देखते हैं। तो कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज कैपेबल टू मीट इट्स इंटरनल वाटर रिक्वायरमेंट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। वो क्या करता है, जो उसकी बॉडी में ब्लबर है, फैट है, स्टोर्ड फैट है, उसका ऑक्सीडाइज करा के अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, क्योंकि जब वो अपनी फैट का ब्रेक डाउन कराता है तो वहां पे बाई प्रोडक्ट वाटर निकलता है और उससे उसकी वाटर कैपेबिलिटी यानी वाटर रिक्वायरमेंट उसकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और उसके पास अपनी यूरिन को मिनिमाइज करने की टेंडेंसी है कि ज्यादा यूरिन, ज्यादा वाटर लेकर बॉडी से एलिमिनेट ना हो, ताकि ज्यादा पानी नहीं निकलेगा तो उसकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी। ठीक है, प्रिवेंट्स वाटर लॉस बाय लिविंग इन ब्रोज ड्यूरिंग डे। और वो अपने आप को कैसे बचाता है, अडेप्ट करता है कि वो ज्यादातर ब्रोज में रहता है दिन के टाइम पे जब ज्यादा गर्मी होती है, ताकि उसकी बॉडी से हीट निकलेगी तो वाटर ज्यादा इवोपरेट हो जाएगा। इसलिए सॉलिडिफिकेशन ऑफ फीसिस, जो उसकी बॉडी में फीसिस है, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको वो सॉलिडिफाई करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, और नेजल काउंटर करंट मैकेनिज्म टू रिट्राइव मॉइस्चर फ्रॉम एयर बीइंग एक्सहेल्ड, यानी उसके पास जो एक्सहेल हेयर उसकी नॉस्ट्रल से निकल रही है उसमें से भी वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये 5 अडेप्टेशंस हैं जो उसके सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत ही ज्यादा गर्म एरियाज में भी। फिर है हमारा अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स, ये देखेंगे आप।
कि डेजर्ट प्लांट्स ऐसा हम सभी जानते हैं, कैक्टस सबसे बड़ा एग्जांपल है कि उसके पास स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं और वो उसकी मॉडिफाइड लीव्स हैं, ठीक है। तो मॉडिफाइड लीव्स क्यों है स्पाइन्स? क्योंकि जब हमारे पास बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं तो उनके सरफेस, उनके ऊपर से जो ट्रांसपीरेशन है वो बहुत तेजी से होगा, लॉस ऑफ वाटर। लेकिन अब अगर यही लीव्स अपने आप को मॉडिफाई करके अपना सरफेस एरिया कम करके और एक छोटे से स्पाइक में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो ये जो कांटा बन गई हैं तो अब इनका सरफेस एरिया कम होने की वजह से वाटर लॉस ज्यादा नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन रेट स्लो हो जाएगा। तो इसलिए डेजर्ट प्लांट्स के पास यही अडेप्टेशन होती है कि वो सर्वाइव करते हैं और उनके पास जो उनकी लीव्स होती हैं उनके पास थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, आउटर कवरिंग थिक है ताकि लॉस ऑफ वाटर तेजी से ना हो, ठीक है। और दे हैव स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे दैट इनेबल्स लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग डे टाइम बिकॉज स्टोमेटा रिमेन क्लोज। तो दिन में इनके स्टोमेटा क्लोज रहते हैं डेजर्ट प्लांट्स में ताकि लॉस ऑफ वाटर ज्यादा ना हो, ठीक है। और इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो डीप पिट्स के अंदर, गहरे गड्ढों के अंदर, लीव्स के अंदर छिपे हुए होते हैं ताकि एकदम से पानी इनके अंदर से निकलता ना जाए, ठीक। फिर है हमारा अडेप्टेशन इन मैमल्स इन कोल्ड क्लाइमेट, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ क्योंकि हम एलेन्स रूल के बारे में डिस्कस भी करेंगे, ठीक। तो मैमल्स हैव शॉर्ट ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। हमारे जो ईयर्स हैं वो छोटे हैं मैमल्स के, लिम्स छोटे हैं हाथ पैर, ताकि वाटर लॉस ना हो। तो ये एलन ने एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो इनके लिम्स हैं और ईयर्स छोटे हैं तो इसलिए इस रूल को हम एलेन्स रूल के नाम से जानते हैं। और सील्स होती हैं जो एक्वेटिक मैमल है, उनकी बॉडी में फ्लैट ब्लबर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है और वो उनकी बॉडी को इंसुलेट करने में हेल्प करती है और बॉडी से एक्सेसिव हीट रिमूव नहीं होने देती, इसलिए वो ठंडे एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर जाती हैं। फिर हम देखते हैं अडेप्टेशन इन डेजर्ट लिजर्ड। तो डेजर्ट लिजर्ड है तो ऑब्वियसली पानी की वहां कमी होगी, तो दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सन, ठीक है, वो सन से अपनी हीट एब्जॉर्ब कर लेती हैं और अपनी बॉडी को सेफ गार्ड कर लेती हैं और अपने आप को बचा लेती हैं, दिन के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा हीट स्टोर अपने अंदर कर लेती हैं और वो शेड रीजन में चली जाती हैं। जब एम्बियंट उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एकदम से तेजी से अगर बढ़ने लगे, गर्मी उन्हें ज्यादा लगने लगे, तब वो शेडी प्लेसेस पे चली जाती हैं और क्या करती हैं, बाकी कुछ जो होती हैं वो ब्रोज बना के अंदर रहती हैं ताकि उनकी बॉडी से हीट लॉस ज्यादा तेजी से ना हो, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जमीन ज्यादा गर्म हो जाती है, ग्राउंड लेवल ज्यादा गर्म हो जाता है, तब उस टाइम पे वो अपने ब्रोज से बाहर निकल के आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए अडेप्टेशन एट हाई एल्टीट्यूड इन ह्यूमंस के अंदर हाई एल्टीट्यूड में अडेप्टेशन। तो प्यूपिल एट हाई एल्टीट्यूड, जैसे कि हम बात करें ग्रेटर देन 3500 मीटर, जैसे रोहतांग में, मनाली में, मानसरोवर इन चाइना, उनके पास एल्टीट्यूड सिकनेस जैसी बीमारी, डिसीजेस का उनके अंदर खतरा रहता है, यानी ज्यादा ऊंचाई का डर, ठीक। जब हम जाते हैं हो सकता है कि हम जब ट्रेवल करें तो हम सब माउंटेन एरियाज में इजीली ट्रेवल नहीं कर सकते, कई बार हमें वॉमिटिंग की या किसी भी तरीके की और प्रॉब्लम हो सकती है, तब उसको आप एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। और वहाँ पे ऑब्वियसली जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सभी की उस एनवायरनमेंट में सेट नहीं कर पाती और हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम होने लगे, ठीक है। तो सिम्टम्स इसमें आते हैं नॉसिया, फैटिग्यू या हार्ट पैल्पिटेशंस यानी दिल घबराना या उनको मन घबराना, वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और हाई एल्टीट्यूड का प्रॉब्लम क्या है, लो ऑक्सीजन कंटेंट, ठीक। और जो ब्रीथिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है, तो वो आसानी से ऑक्सीजन को अपने एनवायरनमेंट से ले नहीं पाती, जिससे ब्रीथिंग रेट उनका बढ़ जाता है, तेज तेज वो सांस लेने लगते हैं ताकि उनके ऑक्सीजन की कमी जो है वो पूरी हो सके। Pupil traveling to high altitude get slowly acclimatized, यानी जनरली तो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं और उन्हें फिर एल्टीट्यूड सिकनेस प्रॉब्लम नहीं करती क्योंकि उनके अंदर आरबीसी बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे हम
एल्टीट्यूड सिकनेस से अपने आप को कोप अप कराने के लिए हमारी बॉडी में आरबीसी काउंट बढ़ जाता है और बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ कम हो जाती है ताकि ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में ज़्यादा रह सके और ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, अडेप्टेशंस हैं जो सभी के अंदर पाई जाती हैं। फिर हमारी अडेप्टेशन है बायोकेमिकल अडेप्टेशन। ठीक है, तो बायोकेमिकल अडेप्टेशन आपको मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स में मिलेंगी, फिश में मिलेंगी, जो ग्रेट डेप्थ में रहते हैं, समुद्र में, ओशियंस में, नीचे तले के पास रहते हैं, जहाँ 100 से भी ज्यादा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वहां पर आपको बायोकेमिकल अडेप्टेशंस मिलेंगी। उनकी बॉडी के अंदर से ही केमिकल रिक्वायरमेंट ठीक से निकल कर आती हैं। फिर है अडेप्टेशंस इन फिश फाउंड इन अंटार्कटिका वाटर्स। ठीक है, अंटार्कटिका यानी कोल्ड वाटर है, वहाँ पे बहुत ज्यादा, वहाँ पे क्या अडेप्टेशंस मिलेंगी, फ्रीजिंग टॉलरेंस और फ्रीजिंग अवॉइडिंग एनिमल्स। ठीक है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो होता है contain ice nucleating protein that form ice. So small amount of water is withdrawn from cell and the cells have high solute concentration that protect them from freezing. यानी solute concentration जब cells के अंदर कम हो जाएगी तो वो freezing tendency उनकी भी कम हो जाएगी ताकि freezing से बच सकें high altitude वाले areas में। फिर है freeze avoiding एनिमल्स। तो बॉडी फ्लूइड्स ऑफ दीज एनिमल कंटेन एंटी फ्रीज सॉल्यूट। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर एंटी फ्रीज सॉल्यूट है जो उन्हें उनकी बॉडी के सॉल्यूट पार्टिकल्स को फ्रीज होने से बचा देता है। ठीक है, और उनके पास एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होते हैं, ग्लिसरॉल्स होते हैं, जैसे आइस फिश है वो आइसलैंड वगैरह में पाई जाती है, लेकिन उनके अंदर एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं ताकि उनकी बॉडी सर्वाइव कर सके ऐसे एरियाज में। फिर है अडेप्टेशंस इन आर्चियोबैक्टीरिया। तो मोर एनिमल्स हैव मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजी फंक्शनली ऑप्टिमल इन नैरो टेम्परेचर। ज्यादातर एनिमल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो नैरो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे सेट होती है, लेकिन आर्चियोबैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में या बहुत ही गर्म एरियाज में, डीप सी हाइड्रोथर्मल एरियाज में भी रह सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म एरियाज में भी वो अडेप्ट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास स्पेशल एंजाइम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की टेंडेंसी देती है। पॉपुलेशन क्या है, यानी कितने इंडिविजुअल्स किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनको आप पॉपुलेशन, उस जगह की पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, जो एक दूसरे के साथ एक जैसे रिसोर्सेज शेयर भी करते हैं और उनके अंदर उन्हीं रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन भी रहता है। ठीक है, तो इस पूरे पर्टिकुलर डेफिनेशन को हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, यानी जो पॉपुलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं ये अपनी पूरी इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स से जोड़ता है कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है, यानी जेनेटिकली पॉपुलेशन डिपेंड करती है ना, जैसे हम कहते हैं कि किसी प्रोजेनी, किसी पेरेंट्स के ट्विंस हैं तो उनके चिल्ड्रंस के पास भी चांसेस हैं कि ट्विंस हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स पूरी यहीं से डिसाइड होती है कि कैसे कैसे पॉपुलेशन का रेट कैसे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन में हमारे पास आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, घनत्व। डेंसिटी पर्टिकुलर क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, मास हमारा क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और वॉल्यूम क्या है, एरिया, है ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने इंडिविजुअल्स रहते हैं, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ रीजन अपॉन नंबर ऑफ यूनिट एरिया इन अ रीजन, कितना एरिया है वो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है। फिर आता है हमारे पास बर्थ और नेटिलिटी रेट। ठीक है, यानी जो बर्थ रेट है, नेटिलिटी कहते हैं उसको, यानी नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, 1000 लोगों में कितने पॉपुलेशन बढ़ी हर साल, 1000 से वो 1005 हो गए, 1010 हो गए, 1020 हो गए, कितने हो गए, तो वो हमारा बर्थ रेट है। ठीक, इसी के अपोजिट डेथ रेट या मॉर्टेलिटी रेट है, यानी नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर।
फिर हमारे पास है सेक्स रेशो, ये हम सभी जानते हैं, मेल और फीमेल्स का रेशो सेक्स रेशो कहलाता है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसको हम सेक्स रेशो कहते हैं। फिर हमारे पास आता है एज पिरामिड। अब एज पिरामिड्स क्या होते हैं, यानी प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये 3 इवेंट्स के बिहाफ पे हमारा एज पिरामिड बनता है, ठीक है, कि जो हमारे एज पिरामिड यानी प्री रिप्रोडक्टिव में बच्चे आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव में मैच्योर एडल्ट, एडोलेसेंस के बाद जो मैच्योर एडल्ट हैं वो आ जाते हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में हमारे बड़े आ जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं। तो इनके बिहाफ पे हमारा क्या बनता है, एज पिरामिड बनता है। और पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस, when the age distribution is plotted for the population, the resulting structure is called age pyramid। इसको हम क्या कहेंगे, एज पिरामिड कहेंगे। तो हमारे एज पिरामिड 3 टाइप्स के होते हैं, मैं आपको शो करती हूँ। देखिए बेटा, एक्सपेंडिंग पिरामिड है, यानी प्री रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव बीच में मतलब मीडियम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है। स्टेबल में तीनों के अंदर स्टेबिलिटी है, कोई सी भी एज ज्यादा एज ग्रुप के लोग नहीं है, स्टेबल कम्युनिटी कहलाता है ऐसा पिरामिड जिसमें तीनों की रेशो लगभग कांस्टेंट रहे। और डिक्लाइनिंग में हम देखेंगे कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों ही कम हैं, यानी ग्रोथ जो पॉपुलेशन है वो उनका जो बर्थ रेट है वो भी कम है और उनका डेथ रेट भी कम है। तब ऐसी पॉपुलेशन को आप डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन कहेंगे, और इन्हीं के बिहाफ पे हमारे एज पिरामिड बनते हैं 3 टाइप्स के, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। तो एक्सपेंडिंग को हम ट्रायंगुलर शेप कहते हैं, स्टेबल को बेल शेप, और हमारा जो डिक्लाइनिंग है इसको अनशेप्ड पिरामिड के नाम से भी हम जानते हैं, और इसको नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं, इसको बैलेंस और इसको पॉजिटिव ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, ये हमारे तीनों क्या हैं, एज पिरामिड्स हैं। ठीक है, नेटिलिटी, मॉर्टेलिटी, और ये क्या हो गया, माइग्रेशन, जो मैंने कल भी आपको समझाया था, जिसमें आपका इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, इमिग्रेशन यानी इंडिविजुअल्स का आना, और एमिग्रेशन यानी उनका लेफ्ट करना यानी जाना। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या कहलाता है, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। इसी के बिहाफ पे हमारा क्या आ जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी का। तो इसमें हम देखेंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे डिसाइड हुई, कितने जन्म हुआ प्लस नेटिलिटी प्लस हो गई, इमिग्रेशन कितने आए वो भी प्लस हो गए, अब कितनी की डेथ हुई मॉर्टेलिटी माइनस हो गई, और कितने चले गए एमिग्रेट हो गए वो भी माइनस हो गई। तो ये हमारी ओवरऑल क्या कैलकुलेट हो गई, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसी के बिहाफ पे हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला डिसाइड किया है। डी प्लस आई यानी कितने आए और कितने का जन्म हुआ, और डी प्लस ई का मतलब है कितने की मॉर्टेलिटी डेथ हुई और कितने चले गए। ठीक है, इनको कैलकुलेट करके हम अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।